नमस्कार, जय सोहेलदेव सभी राजभर भाइयों को। मैं नरेंद्र भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ यस आर सोहेलदेव राजभर सेना में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आज हमारे साथ इस समय एक ऐसे खास मेहमान मौजूद हैं जो कि एक ऐसी युवा शक्ति हैं जिन्होंने राजभर समाज में ही नहीं, जो अदर कास्ट हैं उसमें भी उनको जो है एक आइडल की तरह मानते हैं। इन्होंने काफ़ी कम उम्र में काफ़ी कुछ हासिल किया और वे कर भी रहे हैं। काफ़ी बड़े लेवल पे इन्होंने अपने बिज़नेस को जो है किस तरीके से करा, और साथ ही इनकी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी थी, लेकिन इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को ना रोते हुए इन्होंने उस चीज़ को जो है आगे फेस करा और बहुत सी ऐसी चीज़ों को अचीव करा। तो आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं प्रवीण कुमार राजभर जी। प्रवीण कुमार राजभर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच। सर, हमारे राजभर समाज में आज जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं भटक रही है, लेकिन आपने अपनी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखी। हम जैसे लोग या फिर जो बाकी लोग हैं, अगर उस प्रॉब्लम को देखते तो शायद हार मान लेते, जो कि होता भी है। कि एक बहुत ही फेमस टैगलाइन है जो कि बहुत ही ज़्यादा जोशीला है, और हमारे राजभर समाज के लोग और जो युवा पीढ़ी हैं वह भी इस टैगलाइन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। सर, उसमें बहुत ही ज़्यादा स्पार्क, बहुत जोशीला है, तो उस टैगलाइन से हम शुरू करते हैं आपकी जो भी कहानी है। थैंक यू। मेरे ख्याल से वो टैगलाइन तो क्या ही कहें, वो मेरी अपनी लाइफ है, और मुझे लगता है कि शायद वो लाइन मुझे बहुत पावर देती है, मुझे बहुत शक्ति देती है। और वो लाइन ये है कि मैं वहाँ नहीं हारूंगा जहाँ अधिकतर लोग हार जाते हैं। मैं वहाँ नहीं हारूंगा जहाँ अधिकतर लोग हार जाते हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मेरी जीत भी मेरी तरह जिद्दी है, थोड़ी ठहर कर आएगी। वाह सर, ये तो बहुत ही अच्छा है। देखा आपने दोस्तों। तो सर, आपकी जो लाइफ स्टोरी है, आपने बहुत कुछ देखा जिसमें कि आज हमारे राजभर युवा पीढ़ी जो है, ज़रा सी मुसीबत आती है वो अब बहुत सारी चीज़ों को कोसने लगते हैं बिना कुछ करे। लेकिन आपने अपनी लाइफ में अपने आप को या अपनी सिचुएशन को नहीं कोसा, आप आगे बढ़े और आज बहुत ऐसी सिचुएशन पे हैं, ऐसी जगह पे हैं जो कि हमें बहुत प्राउड फील होता है। तो सर, कैसे शुरुआत हुई आपकी लाइफ में? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। देखिए, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम्स तो लाइफ का हिस्सा ही है। अगर आप जिंदा हैं तो प्रॉब्लम्स रहेंगी। मैं रिसेंटली कहीं पढ़ रहा था, एक लाइन अभी कुछ दिन पहले एक व्हाट्सएप पे मेरे पास कहीं आया था कि ज़िंदा है तो मुश्किलें आ रही हैं, वरना मुर्दों के लिए तो हर कोई रास्ता छोड़ देता है। सवाल ये है कि आप ज़िंदा रहना चाहते हैं, आप मुर्दा रहना चाहते हैं। मुझे एक शायरी याद आ रही है, और उसके बाद मैं आता हूँ उस स्टोरी पे कि माना के गर्दिश में गुजरे हैं जीवन के दिन चार मेरे, माना के गर्दिश में गुजरे हैं जीवन के दिन चार मेरे, मैं फिर से लौट के आऊँगा, गुजरा वक्त नहीं हूँ मैं। सवाल ये है कि प्रॉब्लम्स तो आती हैं, रहा सकते हैं। तो अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उसका सॉल्यूशंस भी है। सवाल ये है कि आप सॉल्यूशंस खोजना चाहते हैं या फिर उस बात पे ही रहना चाहते हैं जो आप जिसको आप प्रॉब्लम कहते हैं। अदरवाइज जब प्रॉब्लम्स की बात करेंगे तो प्रॉब्लम ही रहेगी, सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो वो भी आ जाएंगे। जैसे कि मुझे आपकी कहानी के बारे में पता है और लोग भी जानते हैं कि आपकी फैमिली में एक ऐसा इशू आ गया था जिसमें कि आप काफ़ी टूट चुके थे, लेकिन आपने वहाँ भी हार नहीं मानी। तो वो क्या था? ये मेरे ख्याल से 2017 से शुरू हुआ था, ये इशू हुआ था। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करूँगा कि मैं यूपी के एक छोटे से गांव से आता हूँ। गाजीपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का एक गांव है बिशुनपुरा, वहाँ का रहने वाला हूँ मैं। और मेरी स्कूलिंग गांव में हुई, मेरा कॉलेज भी गांव में हुआ। बीए पास करने के बाद मैं दिल्ली आ गया था। जैसे ऑलमोस्ट हमारी बिरादरी में हर बच्चे को निकलना पड़ता है ग्रेजुएशन करने के बाद, बिकॉज आप एक ऐसी फैमिली से आते हैं जहाँ पे आपके पास बहुत बैकअप नहीं होता है कि आप कुछ कर सकें। तो अपने साथ भी वही रहा है कि फैमिली में सेम स्ट्रगल्स रहे हैं, काम करना, खेतों में काम करना, स्कूल जाना, और वो सारी लाइफस्टाइल रही है अपनी। और वो सब करने के बाद जब ग्रेजुएशन पूरा हुआ तब ये हुआ कि काम तो करना पड़ेगा, बिकॉज मैं आगे पढ़ना चाहता था। सच बताऊं तो मैं रेडियो जॉकी बनना चाह रहा था, राइट, और वकील बनना चाहता था। बट ये भी एक अपने आप में एक अलग स्टोरी है, कभी मैं इसको शायद आगे शेयर कर पाऊँ कि रेडियो जॉकी वाली कहानी क्या है। बट मज़ेदार बात ये थी कि आगे पढ़ने के लिए घर में पैसे नहीं थे। और ये मज़ेदार मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि लाइफ में मुझे लगता है कि जो कुछ भी होता है किसी न किसी इंसिडेंट के लिए होता है, कि कोई इसका एक इवेंट होता है ना, कनेक्टिंग द डॉट्स करके जिसको बोलते हैं। सो ग्रेजुएशन के बाद में दिल्ली आ गया। और दिल्ली एक स्टोरी ये थी कि मेरे फूफा जी दिल्ली में रहते थे और वो गांव पे आए हुए थे। तो गांव के हर बच्चे को एक सपना रहता है कि यार वो शहर जाके देखे, राइट। बड़े बड़े शहर में जो गाड़ियां होती हैं, मकान होते हैं, घर होते हैं, हवाई जहाज़ होता है, सब कुछ। बिकॉज हम लोगों के लिए वो सब कुछ एक बड़ा ड्रीम सा था। तो मैं शहर आ गया, दिल्ली आ गया, और फूफा जी गाँव में आए थे। और मुझे याद है कि उस टाइम के 1700-1800 रुपये रहे होंगे परिवार में, और वो मुझे मिला और मैं दिल्ली आ गया। उस टाइम तो बस ये था कि घूमने आना है, बहुत पर्पस नहीं था कि यहाँ पर आके मैं काम करूँगा।
घर वाले चाहते थे कि मैं आगे की पढ़ाई करूं, जैसे जो रेगुलर ट्रेडिशनल एजुकेशन है कि बीए के बाद आप एमए कर लो, फिर बीएड कर लो, फिर बीटीसी कर लो, या फिर कोई सरकारी जॉब की तैयारी करो। मैं शहर में आया तो मुझे लगा कि यार मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैंने देखा वहाँ पे जहाँ पे मैं रहता था आसपास के लोग, कुछ कोई 10वीं पास था, 12वीं पास था, नौकरी करता था। सो मुझे लगा कि यार मैं तो ग्रेजुएट हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, अगर ये काम कर सकता हूँ मैं भी कर सकता हूँ। देन आई थॉट टू स्टार्ट, एंड द फर्स्ट चैलेंज दैट आई रियली फेस्ड कि हमारे मतलब हमारी जो लैंग्वेज है गांव से निकलने के बाद, आपको पता है कि यूपी बिहार की एक अपनी टोन होती है, र ड़ स श बोलने वाला। तो मुझे लगा कि क्यों ना इसके ऊपर काम किया जाए। तो उसके लिए मैंने एक इंग्लिश कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया, जहाँ पर इंग्लिश सीखने की कोशिश करी। बड़े स्ट्रगल वाले दौर थे वो भी, क्योंकि फ़ीस भरने के लिए इतने ज़्यादा पैसे होते नहीं थे। और मुझे लगता है कि 1.5-2 महीने मैंने सीखा होगा वहाँ पे बेसिक चीज़ें, जो बेसिक चीज़ हुई। और इंग्लिश की जो इंटरव्यू कैसे देना है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कैसे बोलना है। ये और बात है कि ग्रेजुएशन में मेरा जो सब्जेक्ट था वो इंग्लिश लिटरेचर था, बट इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना और बोलने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, राइट। सो वो कमांड नहीं थी, और उससे भी यूँ कहें कि कमांड से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती थी अगर किसी सामने आपने किसी को शर्ट टाई और पैंट में देख लिया, स्मार्ट सा बंदा देख लिया, तो गले से आवाज़ नहीं निकलती, लगता था कि पता नहीं यार बंदा क्या बोलने वाला है। तो वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आया इंस्टीट्यूट में जाके, और देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर द जॉब, एंड आई गॉट द फर्स्ट जॉब, जिसमें कि मार्केट प्रूव नाम की एक मार्केट सर्च कंपनी थी। और उसमें मुझे सर्वे का काम करना होता था। एटीएम्स, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के एटीएम्स के बाहर खड़े होकर मैं सर्वे करता था, अगर कोई बैंक से बाहर निकलता था, कि आपको इस बैंक की सर्विसेज कैसी लगी हैं। और मुझे करीब करीब 34-35 रुपये मिलते थे उन दिनों, ये बात है 2006-07 की, राइट। सो खैर, कमिंग बैक टू दी थिंग, सो ये वहाँ से करियर शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे मैं आगे ग्रो करना शुरू हुआ। मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया, अपनी लैंग्वेज से बहुत काम किया, इंग्लिश के ऊपर बहुत काम किया, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए बहुत काम किया। तो मतलब वो दोनों चीज़ें साथ में चल रही थी कि आप नौकरी भी कर रहे हैं, साथ में अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आई स्टार्टेड ग्रोइंग इन माई करियर। एंड उसके बाद वहाँ से निकल के फिर बजाज एलियांस में मैं नौकरी करी। फिर उसके बाद मैं एमवे में जॉब करी, मैंने ट्रेनर बना। फिर अलग अलग बैंकों में, एक्सिस बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में, होम क्रेडिट में, ईयू बैंक में ट्रेनिंग की पोजीशन में रहा। पिछले 3 साल से अपने बिजनेस में स्केलिंग हूँ। बट सवाल जो प्रॉब्लम की है वो ये है कि 2017 में कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मुझे बिज़नेस करना चाहिए, राइट। और उस ड्रीम को पाने के लिए 2017 में मेरी जो जॉब थी एयू बैंक में, मैं रीजनल ट्रेनिंग पोजीशन पे था और ट्रेनिंग मैनेजर था मैं वहाँ पे। सो आई लेफ्ट माय जॉब, नौकरी मैंने छोड़ी। और नौकरी छोड़ने के बाद कुछ पैसे इकट्ठे किए थे। प्लान ये नहीं था कि घर वालों को बताएंगे, बिकॉज हमारे जिस परिवार से अपन आते हैं वहाँ पर सोर्स ऑफ अर्निंग के लोग नहीं होते हैं। तो आपको कुछ भी करो भैया, आपके सैलरी का एक हिस्सा आपको गाँव में भेजना है। तो मैंने कुछ ऐसी प्लानिंग करी थी, कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए थे कि उसमें से वो पैसा भेजते रहेंगे और इधर अपना बिजनेस के ऊपर काम करेंगे। और ये बात है जनवरी 2017 में मैंने जॉब छोड़ी, और 5-6 दिन बाद मुझे याद है कि मैं उत्तम नगर मेट्रो के नीचे कहीं था, और घर से फ़ोन आता है कि मम्मी का एक बायोप्सी हुई थी, उसकी रिपोर्ट में कैंसर आया है। एंड वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। सच बताऊँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था कि अब क्या करना है, मतलब व्हाट्स नेक्स्ट। और ऑल ऑफ अ सडन लगा कि सारी चीज़ें जो प्लानिंग थी सब चेंज हो गया, काफ़ी टूट गए होंगे। हाँ, प्रायोरिटी पहली ये थी कि अब तो जो बिज़नेस है अलग रखो और जो बाकी चीज़ें सबको साइड में करके माता जी को ख्याल रखने का प्लान था कि सबसे पहले उनके ट्रीटमेंट का ख्याल रखा जाए। देन इमीडिएटली सारी चीज़ें तैयारी करी गई और मैं माता जी को मैंने दिल्ली बुला लिया, और फिर एम्स में उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। विद इन अ वीक हमने ट्रीटमेंट शुरू करा दिया, काम शुरू हुआ। अब बिज़नेस और सब कुछ कहीं ना कहीं साइड हुआ, बट फिर भी कहीं ना कहीं दिमाग में था कि चैलेंजेस तो चलते रहेंगे, बिज़नेस पे भी काम करते रहें। और फिर स्किलिंग यू जो कंपनी है उसकी हमने शुरुआत कर दी। बट मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि जब कैंसर किसी एक को नहीं होता है, पूरे परिवार को हो जाता है। और ईश्वर ना करें किसी को कैंसर हो, क्योंकि जब आपके परिवार में कोई कैंसर का पेशेंट होता है तो आपकी पूरी की पूरी प्लानिंग चेंज हो जाती है, पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। पेशेंट एक बहुत बुरे दौर से, बहुत बुरे दर्द से गुजरता है, और वो सारी चीज़ें शुरू हो रही थी। माता जी की ट्रीटमेंट शुरू की कैंसर की, और एम्स में ट्रीटमेंट चल रहा था। और ये अभी चल ही रहा था कि बीच में पिताजी का इशू आ गया कि उनको सीने में दर्द होता है, फिर पता चलता है कि उनको ब्लॉकेज है एंड ही विल हैव टू गो फॉर दी बाईपास सर्जरी।
और मुझे तो लगा कि माय गॉड, मतलब एक मुसीबत चली रही थी तब तक एक और चीज़ आ गई। और दोनों ऐसी इलनेस हैं जो क्रिटिकल इलनेस मानी जाती हैं, जहाँ पर आप जो जान की रिस्क ऐसी थे कि आप यू कैन लूज़ द पर्सन। और फिर पैसे की हालत ख़राब थी बिकॉज जॉब थी नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस था नहीं, अपन इतने बड़े परिवार से आते नहीं है कि घर में कोई बहुत बड़ा बैकअप था, सोर्स ऑफ अर्निंग गांव में नहीं थी। तो मेरे पास जो पैसा था वो माता जी के उसमें जा रहा था, थोड़ी बहुत जो पड़ा था वो बिज़नेस के लिए सोच रहे थे। और इधर बाईपास का मतलब होता है कि कम से कम 5-7 लाख रुपए तो आपको चाहिए उसको ट्रीटमेंट कराने के लिए। और पापा की जो स्थिति थी वो बहुत इमीडिएट थी कि मतलब अभी कराना पड़ेगा, मतलब जितनी जल्दी हो सके वो कराया जाए। सो मुझे याद है फिर पिताजी को लेके आए और उनकी जो बेसिक ट्रीटमेंट शुरू होती है और पारस हॉस्पिटल में उनका बाईपास कराया। सो बाईपास सफल हो गया था और 4-1 दिन के बाद पापा डिस्चार्ज हो गए थे। अच्छा, कमाल की बात ये थी कि इन दिनों में उनको अभी भी ये लोगों को पता नहीं चला था कि मैं जॉब नहीं करता हूँ, मैंने छोड़ दिया है। क्योंकि ऑफिस के टाइम पर अक्सर मैं निकल जाता था काम करने के लिए कहीं ना कहीं। एक हमने ऑफिस भी ले लिया था मीनवाइल, और ना भी ऑफिस भी नहीं था तो कहीं ना कहीं निकल जाते, तो उनको लगता था कि नहीं बेटा जॉब कर रहा है। क्योंकि वो अब ये था तो अब स्थिति ये थी कि जब पापा गांव चले गए, इधर माता जी का ट्रीटमेंट में सब चल रहा था, वीकली इनको कीमो के लिए जाना होता था। बट ऑल ऑफ अ सडन अच्छा कमाल, मतलब जो चैलेंजेस थी कि ऐसा लग रहा था कि माय गॉड ये चैलेंजेस खत्म होने का नाम ही क्यों नहीं ले रहे हैं। मुझे याद है द ट्रेनर्स कैंप जो एक संस्था है जो हम लोगों ने शुरू करी थी करीब 5-6 साल पहले, जो ट्रेनर्स की सबसे बड़ी संस्था है देश में। मुझे याद है वो 14 लोगों के साथ शुरू किया था और आज के डेट में वी आर मोर देन 15,000 ट्रेनर्स अक्रॉस द कंट्री। तो उसका एक इवेंट था और उस इवेंट में जो चीफ गेस्ट आने वाले थे वो पारस हॉस्पिटल के डॉक्टर ही आने वाले थे, जिन्होंने पापा का बाईपास किया था। बताओ। और स्थिति ये थी कि एक दिन पहले ही पापा ने कहा था कि उनको फिर से सिमिलर काइंड ऑफ पेन हो रहा है। तो उस पेन में मैंने जब कॉल पे लिया था, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं डॉक्टर हिमांशु, जो इस पूरे दौर में हिमांशु का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। ही हेल्प मी अलॉट, उनका पूरा सपोर्ट रहा है सब चीज़ों में। तो उन दिनों बनारस में तो ये हुआ कि हिमांशु बनारस में, तो पापा को फिर से एक टेस्ट कराना पड़ेगा जिससे पता चले कि पेन क्यों हो रहा है, मतलब 20 दिन के बाद ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो रिपोर्ट उस दिन आने वाली थी और डॉक्टर भी आने वाले थे उस इवेंट में, मेरे ही इवेंट में, जहाँ पर उनको एज अ चीफ गेस्ट लेके आ रहे थे। और आइडिया ये था कि उनको बुलाने का पर्पज़ ये था कि बाईपास एक बहुत बड़ा कॉमन सा इशू है, तो कुछ ऐसे बातें बता दें जिससे कि हम कुछ चीज़ों को अवॉइड कर सकें। और मैं इवेंट में था, मैं प्रोग्राम को होस्ट कर रहा था, शाम को रिजल्ट आने वाला था पापा का। और शाम को इससे पहले कि जब रिजल्ट वहाँ पर आया, इन लोगों ने आपस में बात करी और डॉक्टर ने मुझे फ़ोन कर दिया। मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो इसलिए फ़ोन कर रहे हैं कि प्रवीण कहाँ आना है, कैसे पहुँचे हैं और यहाँ तक पहुँच गए हैं। और उन्होंने कॉल करके मुझे बोला, मुझे याद है कि प्रवीण आई एम सॉरी। एंड आई वॉज लाइक कि क्या हुआ? कह रहे हैं कि बाईपास फेल हो गया। ट्रस्ट मी, मैं मंच के तरफ था और मैं पीछे गया और मैं कुछ देर तक बैठा, मुझे वो इंसिडेंट याद है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं अब क्या, व्हाट्स नेक्स्ट। एंड मैं फिर चुपचाप वहाँ से उठा और होटल के रूम में जाके बैठा और आई स्टार्टेड क्राइंग, खूब रोया। मतलब समझ में नहीं आता कि यार चीज़ें ख़त्म क्यों नहीं हो रही, मतलब एक ऑलरेडी चल रहा है, एक के बाद एक बात चीज़ें ख़त्म क्यों नहीं हो रही, और ये ऐसा टेस्ट क्यों चल रहा है, मतलब। और वो तो चलो बाकी प्रॉब्लम्स तो हैं जो पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, कि एक माँ है जो कीमोथेरेपी से परेशान है, पापा बाईपास से परेशान, मतलब सेकेंड बाईपास बहुत क्रिटिकल था। करीब करीब मैं रोया, बहुत देर तक शांत बैठा। और मेरे जो दोस्त थे इवेंट में, उनको लगा कि यार प्रवीण कहाँ गया। 1-2 लोगों को पता था कि ऐसा कुछ फैमिली में चल रहा है, पीछे पापा बाईपास के लिए जा रहे हैं और फिर भी यहाँ पे होस्ट कर रहे हैं। तो लोग मेरे रूम पे आए एंड मतलब उन्होंने रूम में पहुँचे वो होटल के, जब उनको देखा मैं फिर से रोने लग गया। और मुझे याद है मेरे कुछ दोस्त थे और मैंने बोला कि थोड़ी देर बाद, शांत होने के बाद मैंने बोला कि यार अब खैर जो होना था तो हो गया, एक काम करते हैं, सलूशन खोजते हैं। और मुझे एक लाइन हमेशा से बड़ी पसंद है जो मुझे अच्छी लगती है, जो मैं अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ, कि प्रवीण तुम बहुत देर तक दुखी नहीं खेल सकते, उठो और काम करना शुरू करो। अब वो भी था कि अब आप अगर आप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए।
अच्छा, दर्द तो कम नहीं होगा, बट थोड़ी साहस मिल जाएगा, थोड़ी शक्ति मिल जाएगी उसको हैंडल करने के लिए। अब फिर डॉक्टर साहब जो आने वाले थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं प्रवीण, मेरी अब हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें फिर से फेस कर पाऊँ या फिर उस इवेंट में आ पाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी ये हज़ारों में शायद ऐसा कोई केस होता है कि जो फेल हो गया। मैंने कहा ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अगर चीज़ें जो हो गई हैं, लेट्स एक्सेप्ट इट। सो बाईपास दोबारा करने की प्लानिंग हुई, फिर से खर्चा अच्छा खासा, इधर ऑलरेडी जो पैसे खर्च हो रहे थे वो समहाउ अरेंज करे जा रहे थे। दूसरा बाईपास क्रिटिकल था क्योंकि पहले एक बाईपास हो रखा था 25-30 दिन पहले। दूसरा बाईपास फिर हमने मैक्स में कराया, मैक्स गुड़गांव में, उसमें भी अच्छा खासा पैसा लगा मुझे। जो लोग दिल्ली को जानते हैं, हॉस्पिटल्स को जानते हैं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उसमें चार्जेस कैसे लगते हैं। इधर माता जी हॉस्पिटल में थी, इधर पिताजी मैक्स में है। और मुझे याद है जब सेकेंड बाईपास हुआ था मैंने किसी को नहीं बताया था, यहाँ तक कि पापा को भी नहीं पता था। मैं उनको ट्रीटमेंट नॉर्मल टेस्ट के लिए मैक्स ले गया और वहाँ पर सब कुछ शुरू होता है और फिर उनका बाईपास होता है। और मुझे याद है मैं अकेले था उस दिन हॉस्पिटल में, और यहाँ तक कि कुछ एक फ्रेंड्स को छोड़ के किसी को नहीं बताया था कि ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं था, क्योंकि चीज़ें बहुत क्रिटिकल थी, मैं खुद बहुत डरा हुआ था अंदर से। बट ऑब्वियसली जब ऐसे सिचुएशन होती है ना तो मुझे याद है अक्सर लोग बोला करते थे कि प्रवीण तुम कमज़ोर नहीं हो सकते हो, और ये इस बात से कई बार ताकत भी मिलती है, कई बार गुस्सा भी आता है कि एक बीइंग ह्यूमन बीइंग, आपको जब रोने का मन करता है तो आप रो नहीं सकते, क्योंकि आप फैमिली के वो इंसान हो जो जिसके सभी जिम्मेदारियां जो चला रहा है, राइट। तो आप यू कैन नॉट क्राई, राइट। और डॉक्टर्स के पास जितनी बार अपन जाते थे तो वो बोलता था कि माहौल घर का अच्छा होना चाहिए। तो कितनी बड़ी विडंबना है कि घर में 2 पेशेंट हैं और आपको माहौल अच्छा बनाने की बात करी जा रही है और आप खुद पीछे इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। बट दैट्स ऑब्वियसली द पार्ट ऑफ लाइफ। एंड बट कहते हैं ना कि जब आप मुश्किलों से 2 हाथ करने की ठान लेते हैं ना तो चीज़ें हो जाती हैं। मैं अक्सर बोलता हूँ कि मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, राइट। और मैं मानता हूँ एक लाइन मुझे बड़ी पसंद है कि मैं आज भी उतना ही ज़िद्दी हूँ जितना बचपन में था। फ़र्क बस इतना है कि बचपन की जिद माँ बाप पूरा किया करते थे और आज की जिद मैं खुद पूरा करता हूँ। तो जिद अगर बाहर निकलने की तो है फिर, राइट। और वहाँ सब चीज़ें ठीक हुई। खैर पापा दूसरा बाईपास हुआ, पापा ठीक हैं, स्वस्थ हैं, घर पे हैं। वी लॉस्ट मदर, माता जी को हम लोग बचा नहीं पाए। लास्ट 19 जनवरी वी लॉस्ट, 18 जनवरी 2019। सीख लेने की ज़रूरत है, खासकर युवा पीढ़ी की। जिस तरीके से प्रवीण कुमार राजभर जी अपने परिवार, जब हमारे परिवार पे बात आती है तो हम अक्सर टूट जाया करते। अपनी माता जी को खो दिया, ये बहुत बड़ा लॉस है इनकी लाइफ में, लेकिन वहाँ पे भी ये हारे नहीं। जैसे ये बोलते हैं कि मैं एक ज़िद्दी हूँ बच्चे की तरह, तो वैसे ही ये अपनी उन मुसीबतों से लड़े, अपने संघर्ष करा और आज बहुत ही बड़े मुकाम पे हैं। स्किलिंग यू के ये ऑनर हैं। हम सबसे पहले ये जानते हैं कि संघर्ष की कहानी तो हमने सर की सुन ली, लेकिन हम सुनते हैं कि स्किलिंग यू आखिर है क्या और सर किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं। तो सर स्किलिंग के बारे में थोड़ा आप इंट्रोडक्शन। थैंक यू नरेंद्र, मुझे लग रहा है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉक होती जा रही है। स्किलिंग यू एक हमारी ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी है। आजकल लॉकडाउन में आपने नोटिस किया होगा कि सब कुछ ऑनलाइन हुआ है, स्पेशली एजुकेशन ऑनलाइन हो गया। एडुटेक एक वर्ड है स्टार्टअप में जो काफ़ी आजकल ट्रेंड में है, जो बेसिकली एजुकेशन में जो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो लोग एजुकेशन दे रहे हैं वो उनको एडुटेक कहा जाता है। एंड स्किलिंग यू इज़ एन एडुटेक कंपनी। वी आर क्वाइट ऑलमोस्ट करीब 4 साल होने जा रहे हैं हम लोगों को। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर काम करते हैं। हमारी एप्लीकेशन है एंड्रॉइड पे, और उस एंड्रॉइड की एप्लीकेशन के माध्यम से हम ऐसे छोटी छोटी जो स्किल्स हैं जो किसी को एम्प्लॉयबिलिटी या रोज़गार के लायक बनाने के लिए काम आती है, जैसे मैंने बोला था इंग्लिश स्पीकिंग एक बहुत बड़ा पेन है स्पेशली नॉर्थ इंडिया के लिए। तो हमने 90 डेज़ का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बनाया हुआ है। पूरे मॉड्यूल को रिकॉर्ड करके मोबाइल एप्लीकेशन पे लॉन्च किया, क्योंकि आज के डेट में स्मार्टफोन हर किसी के पास है, इंटरनेट हर किसी के पास है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग कि वो कोचिंग सेंटर पे जाके मोबाइल हाथ में है तो वो वहाँ से सीख सकता है। और वो 90 डेज़ का कोर्स है जो लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आता है और हर दिन एक क्लास मिलती है। एंड गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन के लिए जैसे यूपीएससी, बैंकिंग, SSC, ये सब चीज़ों के लिए जो मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज़ होती है उस एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जॉब्स हैं वहाँ पर K-12 जिसको 1 से लेकर 12वीं तक के जो बच्चे हैं जो ट्यूशन पढ़ते हैं उनके लिए ऑनलाइन एजुकेशन के कंटेंट है, उनके मैथ्स एंड साइंस के लिए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। और अच्छी बात क्या है कि ये सब कुछ रूरल की जनता को ध्यान में रख के बनाया गया है।
द होल आइडिया है, इसके पीछे का जो मेन मकसद है वो ये है कि जो स्ट्रगल मैंने किया था यहाँ पर आके, वो उसको कैसे सोल्यूशन, उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन में कैसे लेके आ जाए, उसके सोल्यूशंस हैं वहाँ पर उस एप्लीकेशन में। जैसे कि गांव का अगर कोई बच्चा आता है तो उसको क्लैरिटी हो कि उसको किस जॉब में जाना है। वहाँ पे करियर काउंसलिंग फ्री में मिलती है, 1500 से 2000 रुपये की करियर काउंसलिंग रिपोर्ट जो मार्केट में वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपकी ताकत क्या है, आपका इनिट पोटेंशियल क्या है, प्लस आपको आपके पोटेंशियल के हिसाब से किस इंडस्ट्री में जाना है। साइकोमेट्रिक टेस्ट को अगर आप अपने लिए भी टेस्ट करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि ये आपको आपकी इनेट पोटेंशियल पता चल जाती है, और उस इनेट पोटेंशियल के बिहाफ पे आपको किस इंडस्ट्री में जाना चाहिए वो इंडस्ट्रीज वहाँ पे दिख जाती हैं। ये तो बहुत अच्छा है। इसमें लोगों को जैसे काफ़ी यंगस्टर कंफ्यूज रहते हैं कि करना क्या है, तो उसमें काफ़ी हद तक उन लोगों को कुछ समझ आ जाएगा। अच्छी बात है, हमने फ्री रखा हुआ है, इसमें इसकी कोई पैसे नहीं लेते हैं। अगर आप जो साथी इसको देख रहे हैं एप्लीकेशन डाउनलोड करके वो प्ले स्टोर पे जाएं, आप नीचे जो है देख सकते हैं, लिंक भी आ रहा है, और स्किलिंग यू का जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्किलिंग यू के एप्लीकेशन में करियर काउंसलिंग रिपोर्ट बिल्कुल फ्री है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। और हमारे 99% कोर्सेज 500 से नीचे की हैं। अगर आप 2 लोग पिज़्ज़ा खाने जा रहे हो तो 500 रुपये का नहीं आता है, राइट। तो अपनी कोशिश ये है कि कम से कम प्राइस में क्या चीज़ अवेलेबल कराई जाए। ये भी है जैसे कि रोज़ अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो आपको रोज़ वहाँ पर मॉक टेस्ट करंट अफेयर फ्री में मिलता है, आप उसको देख सकते हैं वहाँ पे। सर जैसे कि हम राजभा समाज के बारे में बात करते हैं अब, अगर कि हमारी कम्युनिटी में सबसे ख़ास बात यह है कि जो हमारे समाज के जो युवा पीढ़ी हैं वो एक बहुत ही ख़ास फील्ड में जा रहे हैं, वो है पॉलिटिक्स। और उसमें वो लोग क्या कर रहे हैं, उनका क्या फ्यूचर है, उनको खुद नहीं पता। तो इस पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप काफ़ी एक्सपीरियंस है हर चीज़ को लेके, काम को लेके, और काफ़ी सारे यंगस्टर आपके अंडर जो है काम करते हैं। सिर्फ जो है मतलब, तो हमारी युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है, अब क्या एडवाइस करते हैं हमारे यंगस्टर को और हमारे राजभाइयों को? देखिए, युवा पीढ़ी को खुद नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है, तो मैं क्या ही बताऊंगा उसको। बट सवाल ये है कि वो जहाँ भी जा रही है क्या उसको पता है, और क्या वो वहीं जाना चाहती है, या फिर एक फ्लो में जा रही है। पॉलिटिक्स बुरा नहीं है, बट पॉलिटिक्स क्या करियर है, राइट जी। अगर आप पॉलिटिक्स एज अ करियर, मुझे समझ में नहीं आता कि पॉलिटिक्स में करियर कैसे बनाते हैं, अनटिलनेस कि आप कोई नेता विधायक बन गए या फिर कोई सांसद बन गए, आपको एक सैलरी आ रही है। बट वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ेंगे, और वो पॉलिटिक्स को मोस्टली हम ये मान के चलते हैं कि समाज सेवा का काम है, और समाज सेवा वही कर सकता है जो लोगों की ज़रूरतें पूरी कर सके, चाहे जिस तरह की ज़रूरतें हैं, चाहे वो एजुकेशन की ज़रूरत हो, चाहे वो एम्प्लॉयबिलिटी की ज़रूरत हो, चाहे किसी को पैसे की बात करनी हो। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ, और इंसिडेंट बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। मैं एक शहर में था, मतलब गांव में ही था, मैं गांव का नाम नहीं लूँगा। और तो किसी राजभर बिरादरी में ही कुछ लोग बैठे थे, मैं वहाँ पर गया था, तो लोग मिलने आए थे, तो मैं पूछ रहा था ऐसे आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं। तो एक भाई ने बोला कि सर मैं समाज सेवा करता हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा समाज सेवा में क्या करते हैं आप? कहा सर समाज सेवा में एक्चुअली गांव में अगर किसी को कोई मदद होती है तो मैं कर देता हूँ। मैंने कहा कैसी मदद? तो सर किसी को थाने लेके जाना हो, किसी को हॉस्पिटल लेके जाना हो, किसी कोई काम करवाना हो तो मैं कर देता हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो बड़ा अच्छा बात है। मैंने कहा आप क्या करते हैं, सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, मतलब अपने परिवार, आप शादीशुदा हैं, बच्चे आपके स्कूल जाते हैं, उनका ख्याल कैसे रखते हैं, बच्चे की फ़ीस कहाँ से आती है? बिल्कुल सर हो जाता है, इतना टफ नहीं है। मैंने कहा नहीं, बट कहीं से तो करते होंगे। कुछ तो होगी। तो हालांकि वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे बताने, मैंने पूछा भी नहीं। फिर मैंने पूछा कि अच्छा एक बात बताइए कि अगर आप किसी को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं तो हॉस्पिटल कैसे लेके जाते हैं? सर बाइक है, कभी बाइक से इस्तेमाल कर लेते हैं। और मैंने कहा बाइक में पेट्रोल कहाँ से आता होगा? तो उन्होंने बोला कि सर बाइक में अब जिसको लेके जाते हैं पेट्रोल भरवा देता है। तो मैंने कहा बट समाज सेवा कहाँ से हुई? मैंने कहा इससे बेहतर तो आप इसको यूँ बोलते कि ये तो कैरियर सर्विस होगी ना, कि आप आपके पास एक चीज़ है, आप उसको ले गए और आपने कहीं ना कहीं, क्योंकि आप सोचो कि किसी को आप हॉस्पिटल में ले जाके ड्रॉप कर दिया और बड़ी देर तक बाहर इंतजार कर रहे हैं कि पता नहीं कब आएगा, कब गाड़ी में पेट्रोल भरवाएगा, या फिर हो सकता है कि आपका पेट्रोल वहीं तक लेके जाने के लिए हो। तो मैंने कहा इससे बेटर तो तुम भैया कुछ ऐसी चीज़ ले लो जिससे बाकायदा पैसे लो, सर्विस दे रहे हो तुम, राइट। बट ये समाज सेवा तो नहीं हो सकती। समाज सेवा का मतलब क्या है कि आपकी जिम्मेदारी सबसे पहले अपने परिवार के प्रति है, आप अपने उन बच्चों के प्रति है, क्योंकि समाज सेवा तो आप कर रहे हो, पता नहीं समाज की सेवा कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, लेकिन एक तो श्योर है कि आप अपने बच्चों और अपने फैमिली की सेवा नहीं कर पा रहे हो, आप उनको एक राइट करियर नहीं दे पा रहे हो।
तो समाज सेवा की डेफिनेशन हमने बड़ी गलत समझ ली है। समाज सेवा का डेफिनेशन केवल ये नहीं होता है कि जब तक आप खुद स्ट्रांग नहीं होंगे, कहते हैं ना कमज़ोर लोग, गरीब लोग कभी एक बेहतर समाज नहीं बना सकते। जी जी, राइट। उसके लिए आपको स्ट्रेंथ अपने अंदर बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ेगा। अगर आपको समाज सेवा करनी है तो सबसे पहले आप इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रेंथ में लेके आए, क्योंकि हमारे कम्युनिटी में बड़ी समस्या है कहीं ना कहीं। तो मैं तो जो भी अपने बिरादरी के बच्चे हैं या फिर जो भी यूथ है, मैं उनको बोलूँगा कि समाज सेवा के लिए पूरी ज़िंदगी भरी पड़ी है, बिल्कुल करिए। आसपास लोगों की, माँ बाप की सेवा करिए, अपने परिवार की सेवा करिए, बट उससे पहले अपने आप को एम्प्लॉयबल बनाइए, अपने आप को काबिल बनाइए, अपने आप को कुछ इस लायक बनाइए कि आपको कोई जॉब दे सके, आप बिजनेस कर सकें और आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम हो। पैसे होते ना, दिमाग चलता है, राइट। मतलब कहते हैं ना, पता नहीं, गांव में हम लोग एक लाइन बोला करते थे कि भूखे भजन ना हुई गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। तो अगर आप माँ बाप के पैसे पे समाज सेवा कर रहे हैं तो गर्व हो सकता है, किसी पे अपने पुरखों पे हो सकता है, अपने राजाओं महाराजाओं पे हो सकता है। मेरा सवाल है कि उनको भी वो जब तुम्हारी तरफ देखते होंगे तो उनको गर्व होता होगा कि यार ये मेरी जनरेशन या फिर ये मेरे जनरेशन के लोग हैं। तो आई थिंक सोचने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल समाज सेवा करिए, खुल के करिए, जो करना है करिए, बट सवाल ये है कि यार वो पेट्रोल भराने वाला मामला नहीं होना चाहिए कि आप गाड़ी पे लेके जा रहे हो। तो प्रवीण जी, सर जाने से पहले आप हमारे युवा पीढ़ी को, राजभर समाज की युवा पीढ़ी को क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं अपनी तरफ से? थैंक यू। मेरे ख्याल से मैसेज तो बहुत सारे हैं, और आपने बीच में कहा था आइडल। मैं बड़े गुजारिश के साथ कहना चाहूँगा, मैं आइडल बिल्कुल नहीं हूँ। अपनी कहानी अभी चल रही है, कोशिश है कुछ बेहतर करने की, और मैं मानता हूँ कि हर एक दिन नया चैलेंज होता है और मज़ा आता है उसको करने में। पता चले कि आपका बच्चा है और आइडल शाहरुख खान को मानता है तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि भैया क्रेडिट कार्ड आपका, शॉपिंग कोई और कर रहा है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। तो कुछ ऐसा करिए कि आप अपना आइडल खुद बनिए। दूसरी चीज़, अगर मैं आप मुझसे कुछ बोलोगे कि बच्चों, मतलब अपने यूथ के लिए क्या बोला जाए, तो मैं बड़े विनम्रता से कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अपना फोकस क्लियर करिए। आप क्या पाना चाहते हैं आपको पता होना चाहिए, और सफलता कभी भी यूं ही नहीं मिल जाती है। बहुत पसीने बोने पड़ते हैं, बहुत पसीने निकालने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके सफल हो पाते हैं। और उसमें भी बहुत कोई डायरेक्शन पे, अगर आप सही डायरेक्शन पे ना चलें, राइट, एक डायरेक्शन पे काम ना करें, तो आपको नहीं मिल पाता है। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप जहाँ पर भी हैं, जिस फील्ड में भी हैं, वहाँ पर अपने जोश, जुनून, जिम्मेदारी, जवाबदेही और जिद का ख्याल रखें। प्रवीण कुमार राजभर जी ने बहुत सी ऐसी अच्छी बातें बताई जो कि हम अपनी लाइफ में उसको जो है लेके आ सकते हैं। तो सर, आपकी तो बहुत सी ऐसी खूबियां हैं, उनमें से एक आप राइटर भी हैं, पोइट्री भी हैं। तो हम जाते जाते आपसे कोई कविता या फिर आप अपनी तरफ से कोई टैगलाइन कुछ भी आप अपना बताइए। कमाल की बात है ना, ऐसे मौके पे कुछ याद नहीं आता। एक शायरी याद आ रही है कि, और इसी पे जिस थीम पे चल रहे हैं, वो शायरी अक्सर शायद कहीं आपने सुनी हो कि वक्त से छीन लाएंगे हम अपने हिस्से की जीत। और ये बात मैं आप सभी साथियों के लिए बोल रहा हूँ कि आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, ये शायरी बहुत ताकत देती है मुझे। जब कई बार मैं डाउन फील करता हूँ, डिमोटिवेट फील करता हूँ, कि वक्त से छीन लाएंगे हम अपने हिस्से की जीत, वक्त से छीन लाएंगे हम अपने हिस्से की जीत, वो दौर ही क्या जो मेरे कब्जे में ना आए। राइट। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण सर आपका। और आप लोग भी जो है जिद्दी बनिए प्रवीण राजभर जी की तरह, और अपने ज़िंदगी में कुछ ऐसा हासिल करिए जो कि आपको गर्व हो और आपके पूरे परिवार को। तो दोस्तों, मैं मिलूँगा फिर दोबारा अगली वीडियो में, और एक ऐसी राजभर शख्सियत से जो कि बहुत ही खास होंगे, जैसे हमारे प्रवीण राजभर जी हैं। और राजभर समाज में ऐसे दिग्गज लोग, ऐसे युवा पड़े हैं जो कि आप देखेंगे और उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। नमस्कार, जय सोलते सभी राजभर भाइयों को।